हम विस्तारवादी नहीं है, हम आक्रमणकारी भी नहीं है। भूटान जैसा छोटा सा राष्ट्र हो, नेपाल हो, हम किसी की जमीन को हड़पना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, जो हिंदू संस्कृति है, उसमें सबका साथ सबका विकास और विशेष रूप से वसुधैव कुटुंबकम, यही हमारी तत्व को हमने स्वीकार किया है। केवल मेरा कल्याण न हो, सब विश्व का कल्याण हो, ये जो भावना है, ये विश्व के कल्याण की भावना जो है, ये सही अर्थ में सबसे पुरोगामी प्रगतिशील ऐसी भावना लेकर हमारी संस्कृति इतिहास चलता है। हमारा समाज 3 पिलर पर खड़ा है। उसका एक इथिक्स है, जो हमारे सिद्धांत है, जो हमारी नीतियां है, जो मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति है, परिवार पद्धति है, जो हमारे संस्कार है, और जो हमारे धार्मिक कर्तव्यों से, धार्मिक विचारों से, सामाजिक आचरणों और विचारों से, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति के आधार पर हमारे समाज की जो एक आदर्श रचना खड़ी हुई है, उसके जो सिद्धांत है, चाहे वो रामायण से मिले, चाहे महाभारत से मिले, छत्रपति शिवाजी महाराज से मिले, वो सब मौलिक सिद्धांत कौन से हमको मालूम है, और उसी को हम इथिक्स के रूप में, हमारी विचार निष्ठा के रूप में स्वीकार करते हैं। इकोनॉमी की बात हमने कही है, जो ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, जिसको हम नॉलेज कहते हैं, वो कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। और हमारे विचार परिवार की ये विशेषता है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि योजकस् तत्र दुर्लभः। सूर्यकांत जी, मैं उनके साथ विद्यार्थी परिषद में काम करता था। यशवंतराव केड़कर, दत्ताजी डिडोलकर, मदन दास जी, भाड़ आपटे जी, इनके साथ काम करते करते एक कार्य पद्धति विकसित हुई थी कि कोई भी व्यक्ति को उसके गुणदोषों के साथ हम स्वीकार करते हैं, और हमारी कार्य पद्धति से, संस्कारों के आधार पर हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देकर उसको निर्माण करने की कोशिश करते हैं। स्वाभाविक रूप से ये जो व्यक्ति निर्माण का कार्य ही राष्ट्र निर्माण का कार्य है। और मैं ये मानता हूँ कि यही जो विचार हमारी जीवन निष्ठा है, उसी के आधार पर आप सब लोगों ने विशेष रूप से एक संकल्प किया है। वो विशेष रूप से हमारे देश की, हमारी मातृभूमि की हम रक्षा कैसे करें, ये इस प्रकार का भाव जगाने के लिए हम क्या क्या कर सके, इसी भाव से इस संस्था की स्थापना हुई है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी हम लोग, पहले लोग हमको बहुत ही निगलेक्ट करते थे, क्योंकि हमारा अस्तित्व उस समय छोटा था, पर अब हम ग्लोबल इकोनॉमी में दुनिया के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम 5वें नंबर पर आए हैं। आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हमारे 124 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसका विकास, और ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान का उपयोग करके हम विश्वगुरु कैसे बनेंगे, ये राष्ट्रवादी थिंकिंग है, हमारे मिशन के रूप में हमारे सबके मन में है। और इसलिए अभी जो विचार करना पड़ेगा, वो हमारी हर बात का परिणाम ग्लोबल इकोनॉमी पर और ग्लोबल जगत पर क्या होगा, और हमें हमारा प्रेजेंटेशन कैसा करना पड़ेगा, इसको बहुत गंभीरता से सोचकर उसको रखना होगा। क्योंकि हमको जो बोलना है वो केवल हमारे लोगों के लिए नहीं बोलना है, हमको जो बोलना है वो विश्व के लिए बोलना है। और विश्व में कौन सी भाषा समझी जाती है, कौन से विचार समझे जाते हैं, कौन सा प्रेजेंटेशन वहाँ एप्रोप्रिएट हो सकता है, इसका भी चिंतन हमको करना पड़ेगा। मैं नागपुर का हूँ और यहाँ का सांसद होने के नाते आपका ज़रूर स्वागत करता हूँ। पर आज मुझे पता नहीं था, हमने यहाँ एक फाउंटेन बनाया है।
और ये वर्ल्ड का सबसे अच्छा फाउंटेन है कि जो फ्लोटिंग फाउंटेन 60 मीटर ऊपर में पानी पे डांस करता है। उसके पंप हमने टर्की से लाए। उसका आर्किटेक्ट फ्रांस से आया। उसकी अंग्रेजी कमेंट्री अमिताभ बच्चन की है, हिंदी कमेंट्री गुलजार साहब की है और मराठी कमेंट्री नाना पाटेकर की है और उसका पूरा संगीत AR रहमान का है। तो जरूर रोज 10-10 हज़ार लोग आते हैं, हम कंट्रोल करना फुकट में दिखाते हैं सबको, तो अभी मुश्किल हो गया हमको। कल देवेंद्र जी आए थे तो अभी 40% काम हुआ है। तो उसकी विशेषता मैं बता रहा था, वहाँ मैं एक लोटस गार्डन बना रहा हूँ। तो जब मेहनत कर रहे हैं तो मैं और मेरे मित्र हम कोशिश करते हैं, 950 जातियों की कमल के फूल की जाति हमने इकट्ठा की। और मैं जब कनाडा में गया था तो वहाँ वैनकूवर में मैंने एक बुशर्ड गार्डन देखा था। तब मुझे लगा कि हमारे देश में भी ये होना चाहिए। तो अभी हमने जो इकट्ठा, मैंने 50 लाख रुपए मेरे नर्सरी से पंजाबराव कृषि विद्यापीठ को दी, बहुत बड़ी नर्सरी है। और वहाँ हम लोग 5,500 गुलाब की जातियाँ डेवलप करके वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन बना रहे हैं। तो उसी के बाजू में एक बिल्डिंग बना रहे हैं जो 11 मंजिलों की है, 4 मंजिले पूरे हुए। उसमें ऑटोमेटिक 1100 गाड़ियों का पार्किंग है और हर मंजिले पे 30,000 स्क्वायर फुट का फूड मॉल और 10वें मंजिले पर 4 मल्टीप्लेक्स है और 11वें मंजिले पर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। तो वो बहुत अच्छा है। पर उसकी बात करते हुए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि उसके ऊपर नागपुर का इतिहास हमने रखा है। वो पानी से बड़ा स्क्रीन तैयार होता है और नागपुर का इतिहास उसमें रखा गया। तो 980 में नागपुर का पहले क्या हुआ तब से लेकर आज तक का पूरा इतिहास वहाँ पानी पर चित्रों के साथ दिखता है, स्क्रीन पानी का होता है। तब पहली बार हमें पता चला कि हमारे शहर में कौन से समय क्या था। हमारे देश में राम जन्म की शोभा यात्रा निकलती वो भी है, हमारे यहाँ मारबत और बड़गे निकलते हैं वो भी है, और पूरा नागपुर का क्या है उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो मुझे फिर ध्यान में आया कि मैं इतने, आज मेरी उम्र 65 साल की होने के बाद में भी मुझे नागपुर का इतिहास बराबर मालूम नहीं था। पर पहली बार जिन्होंने रिसर्च किया और उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ तब मुझे नागपुर का इतिहास मालूम हुआ। हमारी हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति बहुत महान है, पर इसकी महानता केवल महान कहकर नहीं होगा। इसकी महानता का संबंध योग विज्ञान से है, आयुर्वेद से है। मैं जर्मनी में गया था तो मुझे वहाँ के जर्मन लोग पूछने लगे तो आयुर्वेद के बारे में इतने वो पूछ रहे थे कि मुझे भी पता नहीं था। योग विज्ञान के बारे में इतना प्रसार हुआ है कि ये मुस्लिम राष्ट्र भी जो है, ये रशिया के आजू बाजू के, वो मैं गया था तो बोल रहे थे हमें योग शिक्षक भेजो, 2-2 लाख रुपए पगार देने के लिए तैयार है। हमारे यहाँ ध्यान धारणा होती है, प्राणायाम होता है, सुदर्शन क्रिया होती है, कपाल भारती होता है। हमारे श्री रविशंकर जी, रामदेव जी, हमारे शंकराचार्य जी इन सब बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं। पर इसका जब प्रेजेंटेशन होता है, मैं 1 घंटा रोज प्राणायाम करता हूँ और 1 घंटा प्राणायाम किए बिना कोई काम नहीं करता। मेरी स्वास्थ्य बीच में उतना अच्छा नहीं था। अभी मैं 15-20-25 दिन पहले मुंबई गया था, अमिताभ बच्चन जी क्या 1.5-2 घंटा बैठा था। तो उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि नितिन जी पहले ये बताओ कि आपकी तबीयत इतनी अच्छी कैसे हो गई, आप 10 साल यंग लग रहे हो। तो उनके बाजू में जया बहादुरी थी, वो कहते 10 नहीं 15 साल यंग लग रही है। तो मैं प्राणायाम करता हूँ रोज। तो मैं तो